हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग चैप्टर 9 दोहे इसके क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करेंगे, है ना। तो आपको पता है ना ये किताब कौन सी है। किताब है ज्ञान सागर क्लास 6 के बच्चों के लिए जो डीएवी स्कूल में पढ़ते हैं। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। वैसे ये जो इतने सारे दोहे हैं इनमें से कौन सा दोहा आपको सबसे पसंद आया, कोई बता सकता है क्या? अगर किसी को इसमें से इतने सारे दोहों में से कुछ दोहे पसंद हैं तो मैं चाहूँगा ना कि आप ज़रा सा एक बार बताओ तो सही। मैं एक बार बताता हूँ। वैसे ये आखिरी दोहा भी बहुत प्यारा है। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। कि बड़े लोगों को देख करके हमें छोटी चीज़ों के इम्पोर्टेंस को भूल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी बात होती है कि जहाँ पर सुई का जो काम हो सकता है वो काम हम तलवार से भाले से नहीं कर सकते, बड़े बड़े हथियार से नहीं कर सकते। तो मुझे तो ये दोहा भी बड़ा पसंद है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे है पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन? रहीम ने कैसे व्यक्ति को मरे व्यक्ति के समान बताया है। तो जो हम लोगों ने पहला दोहा पढ़ा था ना उसमें ही तो है। उसके हिसाब से जो लोग भी दूसरों से कुछ मांगते हैं या मांगने पर ना बोलते हैं वे मरे हुए व्यक्ति के समान हैं। एक बार आपको याद दिला दूं या दिखा दूं वो दोहा? दिखा देता हूँ। ये ना, रहीमन वे नर मर चुके जो कहूँ मांगन जाई। ये रहीमन वे नर मर चुके जो कहूँ मांगन जाई, उनते पहले वो मुए जिनमुख निकसत नाही। तो रहीम जी क्या कहते हैं कि भाई वो लोग मरे हुए के जैसे हैं जो दूसरों से मांगते हैं, और उनसे भी ज़्यादा मरे हुए तो वो लोग हैं जिनसे मांगो और उनके पास है और देते नहीं, ना बोलते हैं, है ना। तो कितनी बड़ी बात कही रहीम जी ने, कही है ना। ओके, हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तो आप देख रहे हो ना कि लेफ्ट साइड में मैंने क्वेश्चंस को दिखाया है यहाँ पे, और राइट साइड में हमने आंसर्स को दिखाया है। तो लिखा हुआ भी है और मैं आपको पढ़ करके भी सुना रहा हूँ। आई होप इट वुड बी यूजफुल फॉर यू, है ना। तो रहीम ने कैसे व्यक्ति को मरे हुए व्यक्ति के समान बताया है? तो जो लोग कुछ मांगते हैं या जो लोग मांगने पर उनके पास हो और नहीं देते हैं, ना बोलते हैं, वो व्यक्ति मरे हुए के समान है। दूसरा क्वेश्चन है कि तरवर और सरोवर की क्या विशेषता है। तरवर का मतलब है पेड़, सरोवर का मतलब है तालाब। तो इन दोनों की क्या विशेषता है? तो रहीम जी के हिसाब से तरवर अर्थात पेड़ अपना फल नहीं खाते हैं और सरोवर तालाब अपना पानी नहीं पीते हैं। यही इन दोनों की विशेषता है, खासियत है कि पेड़ अपना फल नहीं खाता और सरोवर तालाब अपना पानी नहीं पीते हैं। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन, सज्जन व्यक्ति किसके लिए धन संचय करते हैं? तो सज्जन व्यक्ति है ना, जेंटलमैन, अच्छे लोग, वो किसके लिए रुपए पैसे जमा करते हैं? इसका जवाब चाहिए। धन संचय करना, सेव करना। तो सज्जन व्यक्ति परोपकार करने के लिए। परोपकार का अर्थ क्या है? दूसरों का उपकार। परोपकार का मतलब है हेल्प करना। किसका हेल्प करना? जो नीडी पर्सन्स हैं। हेल्प टू नीडी पर्सन, इसी को हम लोग कहते हैं परोपकार। तो सज्जन व्यक्ति परोपकार करने के लिए, दूसरों का भला करने के लिए अपने पास में धन संचय करते हैं। ये उसका उत्तर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं जिसके सामने आपको सही या गलत का निशान लगाना है। तो बोलने से व्यक्ति की वास्तविकता का पता चलता है क्या?
नहीं पता चलता। कई बार लोग बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, तो इसीलिए मैंने लिखा है नहीं। सेकंड, तरुवर और सरोवर के रूप में प्रकृति परोपकार की शिक्षा देती है। बिल्कुल सही बात है। इस एग्जाम्पल के जरिए प्रकृति परोपकार का शिक्षा देती है कि पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता, सरोवर तालाब अपना पानी खुद नहीं पीता। ग, अब इसमें है कि अपने मन की पीड़ा को सबके सामने व्यक्त करना चाहिए। क्या फ़ायदा? अगर आप अपने मन की तकलीफ़ सबके सामने में व्यक्त करेंगे तो सबके सब लोग आपको दुखी समझेंगे, कमज़ोर समझेंगे, तो इससे कोई फ़ायदा तो होता नहीं, तो नहीं करना चाहिए, तो क्रॉस कर दिया। ओके, नेक्स्ट, वसंत ऋतु में ही कोयल और कौवे की पहचान की जा सकती है। तो ये सही है, क्योंकि वसंत ऋतु ऐसा मौसम होता है जहाँ पर सभी पक्षी अपनी अपनी आवाज़ में गाते हैं। तो हम सब जानते हैं ना कि कोयल की आवाज़ मीठी होती है और कौवे की आवाज़ कर्कश होती है। तो कोयल की आवाज़ निकलेगी, कौवे की आवाज़ निकलेगी और हम सुनाई देगी, तो हम आसानी से फ़र्क करके बता सकते हैं कि कोयल जो है वो मीठा गाती है, तो ये कोयल है, और ये कर्कश आवाज़ वाला जो पक्षी है वो कौवा है। तो कौवे की आवाज़ कर्कश होती है, ओके, और कोयल की आवाज़ मीठी होती है। इसके ज़रिए हम लोग फ़र्क कर लेंगे। इसका भी उत्तर दे दिया हम लोगों ने। बातचीत के लिए जो सेक्शन है, आमतौर पर इसका लोग लिख कर के उत्तर नहीं देते, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। रहीम ने अपने मन की बात मन में ही रखने के लिए क्यों कहा है? तो उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि दूसरे लोग सुन करके हमारा दुख बांट नहीं लेंगे। अव्वल तो वो हंसते हैं, छोटा समझते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ताना मारते हैं, इसलिए हमें अपने मन की बात मन में ही रखनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, बड़ी वस्तु के सामने छोटी वस्तु के महत्व को कम नहीं मानना चाहिए, किसी घटना के माध्यम से समझाना है। तो घटना या एग्जाम्पल इस तरह का आप सोच सकते हो, लेकिन लेखक ने, रहीम जी ने इसमें यहाँ पर सुई और तलवार के जरिए बताया है। सिलाई का काम बड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम तलवार से नहीं कर सकते, है ना, नहीं कर सकते ना, यही बात है। तो जहाँ पर सुई की ज़रूरत हो वहाँ पर तलवार की ज़रूरत क्या होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ तलवार ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सुई का कोई महत्व नहीं है। नहीं, ऐसे बहुत सारे काम होंगे जहाँ पर सुई का इस्तेमाल होगा, भले ही वो छोटी है, कमज़ोर है, फिर भी, है ना। वाणी कड़वी हो तो उसका क्या असर पड़ेगा? तो वाणी कड़वी होने का तो बड़ा बुरा असर होता है। हमेशा कड़वी वाणी का असर तो बुरा ही होता है। अच्छी से अच्छी बात भी अगर आपने कर्कश तरीके से, कड़वे तरीके से कही, तो उसका बुरा ही असर पड़ेगा। बुरा बोलने वाले का मन, बुरा सुनने वाले का मन, सबका मन हमेशा खिन्न रहता है, वो क्रोध को जन्म देता है। तो कड़वी वाणी नहीं बोलनी चाहिए। रहीम ने सच्चे साथियों के बारे में क्या कहा है? आप किन्हें अपना सच्चा साथी मानते हैं और क्यों? तो रहीम जी ने सच्चा साथी किसे कहा है ये तो मैं बता दूंगा। अब आप सब बच्चों के अपने अपने दोस्त होंगे, अपने अपने दोस्त होंगे, तो दूसरा पार्ट तो आप इसका खुद से ही करो, क्योंकि आपको ज़्यादा पता है कि कोई आपका दोस्त अच्छा है, सच्चा है, तो किस सेंस में है, कैसे आपने जाना, कैसे समझा कि वो सच्चा दोस्त है। बाकी सच्चे साथी की पहचान दुख की घड़ी में होती है। हाँ, अगर आप कभी किसी प्रॉब्लम में हो और दोस्त आपकी मदद करने के लिए आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो सच्चा साथी है। तो सच्चे साथी की पहचान दुख की घड़ी में है। ठीक है, ये भी सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। ओके, तो बातचीत के लिए वाला सेक्शन हम लोगों ने कर लिया, पाठ में से वो सेक्शन भी हम लोगों ने कर लिया। अब आगे बात आती है अनुमान और कल्पना। तो अनुमान और कल्पना, इसके बारे में तो हर बच्चों का उत्तर अलग अलग हो सकता है और इसका कोई एक स्टैंडर्ड उत्तर नहीं दिया जा सकता। फिर भी ऐसी दो छोटी चीज़ों के बारे में अनुमान लगाइए जिनकी जगह पर बड़ी चीज़ें बेकार है। तो मैं बताता हूँ, इन दो छोटी चीज़ों में आप एक में लिख लो लिखने का काम, है ना, और दूसरा हो गया
सिलाई करने का काम। तो इन दोनों ही जगहों पर हमें छोटी चीज़ें चाहिए, कलम चाहिए और सुई चाहिए। ये दोनों कितनी छोटी हैं आप जानते ही हो। यहाँ पर हम तलवार रखेंगे तो काम नहीं चलेगा। हो गया ना। तो एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपके एक मित्र को पैसों की ज़रूरत है और आपके पास भी पैसे नहीं हैं, तो आप अपने मित्र की सहायता किस प्रकार से करेंगे। आपके दोस्त को पैसों की ज़रूरत है और आप उसे पैसे दे नहीं सकते क्योंकि आपके पास में भी पैसे नहीं हैं। तो ऐसे में हम उसे सलाह दे सकते हैं, है ना। वी कैन गिव हिम एडवाइसेज कि तुम ऐसा करके या इनसे मदद ले सकते हो। ये हम लोग कर सकते हैं, ऐसे मदद कर सकते हैं। तो अनुमान और कल्पना, ये सेक्शन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ओके, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। देखें लिख करके बताने के लिए कुछ और सेक्शन है या नहीं। फिर इसके बाद हम लोग अभ्यास सागर में से एक्सरसाइज को करेंगे। तो आगे हमें दिख रहा है भाषा की बात, ये सेक्शन दिख रहा है। ओके, तो समान लय वाले शब्दों को लिखना है। समान लय वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज राइमिंग वर्ड्स। ओके, हिंदी में इसे हम लोग कहें तो तुकांत शब्द बोलते हैं। तुकांत शब्द की चर्चा हम लोगों ने की थी ना, जब न जानू के कवि बनने वाली जो ड्रामा था उसको हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पर रीत, रीत के लिए होगा गीत। खात, है ना, खात के लिए हम लोग लिख सकते हैं पात। पान के लिए हम लोग लिख सकते हैं सुजान। ओके, नर, नर के लिए उसमें जो तुकांत शब्द है कविता में, दोहे में, वो है मर। तो ये हम लोगों ने भाषा की बात का जवाब लिख लिया। इसमें वन तो हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सो देयर आर टू कॉलम्स। नीचे स्तंभ क में शब्द दिए गए हैं और स्तंभ ख में शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, तो उन्हें मैच करना है। ओके, लघु छोटा, है ना, और काक, काक कौवे के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सुजान सज्जन को बोलते हैं। निज, निज का मतलब होता है अपना, और पिक कोयल को बोलते हैं। तो ये भी सॉल्व हो गया। ये यहाँ पर भी मैंने लिख रखा है, आप चाहो तो यहाँ से भी आंसर्स नोट कर सकते हो, है ना। एक और बात है कि ये जो चीज़ें हैं ये आपके पर्यायवाची शब्द में भी एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं, तो इसे याद कर लेना अच्छा रहेगा, है ना। याद कर लेना है, मैं एक बार कर लो, कर लोगे ना याद? ठीक है। जीवन मूल्य सेक्शन में जो बातें हैं इसको लेकर के कभी कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैं ये ज़रा सा ब्रीफ कर देता हूँ, समझा देता हूँ। रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुन अठिलई हैं लोग सब, बाँट न लई हैं कोय। तो रहीम जी ने क्या कहा? निज मन की व्यथा, अपने मन, मन तो मन ही है। व्यथा का मतलब है दुख, मतलब जो हमारा निजी दुख है, जो हमारे मन में है, उसको अपने मन में ही रखना चाहिए। 10 लोगों में, 25 लोगों में सबसे चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सबसे चर्चा करते हैं तो क्या होता है कि सुन अठिलई हैं लोग सब, लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, है ना। आप तो अपना समझ करके उन्हें सुना रहे हो, लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। कोई भी आपके दुख दर्द को बांट नहीं लेता है, वो सब के सब हंसते हैं। इसीलिए अपनी दुख को, अपने मन के कष्ट को मन में ही रखना चाहिए। अब यहाँ जो चीज़ है वो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जब आपने अपने दिल की बात मित्र को बताई हो और उसने आपका मजाक उड़ाया हो। तो ऐसा तो अक्सर होता है। आपके 10 दोस्त होंगे तो 2-3 ही अच्छे दोस्त होंगे जो आपकी बात को समझेंगे, दिल की बात को समझेंगे, कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। नहीं तो कई सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं ना, जो यहाँ की बात वहाँ कर देते हैं, चुगली कर देते हैं, है ना। उनसे सावधान रहना चाहिए।
उस समय आपको कैसा महसूस हुआ जब आपके किसी दोस्त ने चुगली की, मजाक उड़ाया, जब आपने उससे अपनी दिल की बात बताई थी? कैसा लगा होगा? बुरा लगा होगा। और ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? हमें शांत रहना चाहिए और सबक लेना चाहिए कि आगे से हम ऐसे दोस्त को अपने मन की बात नहीं बताएंगे। यदि कोई आपको अपने मन की बात या दुख बताए तो आप क्या करेंगे, है ना? तो उसके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। सहानुभूति होनी चाहिए, ठीक है। और सॉल्व करने का रास्ता बताना चाहिए, कुछ सॉल्यूशन बनाना चाहिए, है ना? ये नहीं कि वो रो रहा है तो बस आप भी उसके साथ में रोने लगो। वो रो रहा है तो उसे चुप कराने की कोशिश करनी चाहिए, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने में उसकी मदद करनी चाहिए, उसे रास्ते बताने चाहिए, सुझाव देना चाहिए। और एक और बात है कि जब आप किसी की प्रॉब्लम को सुन लेते हो, वो अगर आपसे सुना रहा है, कह रहा है, बता रहा है, अपना समझ करके बता रहा है ना, तो अगर आप उससे अच्छे से सुन लेते हो ना, तो उससे उसकी थोड़ी हीलिंग हो जाती है, उसका मन हल्का हो जाता है। इसके बारे में हम लोग कभी फिर आगे बाद में बात करेंगे। ओके, तो यहाँ तक तो ये बात हो गई। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक बार आपको अपने चैनल के बारे में बता दूँ। बताता हूँ। तो बच्चों, मेरे चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग, है ना? और आप सब इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बारे में कमेंट्स ज़रूर लिखना। लिखोगे ना? मुझे तुम्हारे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और आपके कमेंट से, आपके लाइक करने से हम सब लोग मोटिवेट होते हैं, तो ऐसे में मैं स्टूडेंट्स की ज़्यादा हेल्प कर पाऊँगा, आपकी ज़्यादा चैप्टर्स, ज़्यादा एक्सरसाइजेज लेकर के आऊँगा। ओके, तो अब यहाँ पर आखिर में क्या क्वेश्चन बचा है? आखिर में जो क्वेश्चन बचा है वो लिखा है कुछ करने को। कुछ करने को मतलब ये है कि ये एक्टिविटी का क्वेश्चन है, तो ये इसके बारे में मैं बस हिंट दे सकता हूँ, समझा सकता हूँ, लेकिन करना आपको खुद से है। परिश्रम तथा सच्चाई से जुड़े कुछ दोहों का संकलन करना है ना? ओके, तो दोहों का संकलन, ये दोहे आपको मिलेंगे कहाँ से? तो कबीर के दोहे, रहीम के दोहे, मीराबाई के दोहे, इन सब में से मिलेंगे। सामूहिक रूप से दोहों के गायन की प्रतियोगिता का आयोजन करिए। तो आपको इसके बारे में अपने क्लास टीचर से चर्चा करनी है। ही कैन मेक एन अरेंजमेंट फॉर द सेम, वो ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। तो क्लास टीचर से हेल्प लो और करो। ओके, अच्छा, तो यहाँ पर ही हमारा ये वीडियो ख़त्म नहीं होता। अब हम आपको बताने जा रहे हैं अभ्यास सागर के क्वेश्चंस के बारे में। और अभ्यास सागर का क्वेश्चन ये है इस चैप्टर के लिए। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ना कि अरे, लगता है टीचर हमें अभ्यास सागर वाला क्वेश्चन आंसर बताएंगे या नहीं बताएंगे। मेरे पास थोड़ा समय है, सो आई विल हेल्प यू। यहाँ पर हम लोग ऊपर में हेडिंग क्या देख रहे हैं? ऊपर में हेडिंग लिखा हुआ है अनेकार्थी शब्द। तो ग्रामर सेक्शन में हम लोग उसके बारे में भी सीखेंगे कि एक शब्द जिसके एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं। तो ध्यान रखना, हम लोग इसके बारे में भी बातें करेंगे। तो नीचे स्तंभ क में कुछ शब्द दिए गए हैं, स्तंभ ख में उनके एक से अधिक अर्थ दिए गए हैं, तो उन्हें हमें उनके साथ में मैच करना है। वेरी गुड। तो ग्रामर सेक्शन की भी बातें हो रही हैं, तो काम करना शुरू करते हैं। मन, मन का मतलब होता है हृदय, है ना? कलर चेंज कर लो यहाँ पे, ब्लैक। मन का
हृदय। और एक तोल, तोल का मानक भी है मन। तो अगर आप गांव में जाओगे ना और बातें करोगे तो एक मन बराबर होता है 40 kg के, 40 किलो के बराबर होता है। ब्लू ज़्यादा बेहतर है। तो दो अर्थ हो गए मन शब्द के, हृदय और एक तोल का वजन है 40 kg के लिए। फल, फल का मतलब तो एक तो पेड़ों पर उगने वाला फल होता है और दूसरा क्या होता है, रिजल्ट, है ना। रिजल्ट को भी हम लोग बोलते हैं, वो भी तो फल है। थर्ड वर्ड है जान। जान तो ये एक वर्ब है, जानने की क्रिया, है ना, जानने की क्रिया। और कई बार जान का मतलब होता है प्राण, है ना। हम लोग बोलते हैं जान है तो जहान है। अगर हम जिंदा हैं तो इस दुनिया के होने का मतलब है ना। कई लोग बोलचाल में बोलते हैं जानदार चीज़ें। तो जानदार का मतलब क्या होता है पता है, लिविंग थिंग्स। इसीलिए ये भी हो गया। पर शब्द का मतलब होता है पंख, है ना। और बातचीत में हम लोग पर बोलते हैं तो परंतु के लिए भी बोलते हैं, बट के लिए बोलते हैं ना। हाँ, कि राम 16 साल का तो है पर वह बुद्धिमान नहीं, है ना। और पर का कई बार इस्तेमाल हम लोग प्रीपोजिशन के तौर पर भी करते हैं ना, बिल्कुल, प्रीपोजिशन। जैसे क्या होगा कि टेबल पर बिल्ली है, तो हो गया ना पर का इस्तेमाल, कि टेबल के ऊपर है बिल्ली। ओके। आखिरी बचता है डाल। तो डाल, डालना क्रिया के तौर पर, और पेड़ की डाल, ब्रांच को भी हम लोग बोलते हैं। ये भी सॉल्व कर दिया हम लोगों ने। ओके, थोड़ा सा मोटा रखना चाहिए पेन को। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। देखें यहाँ पर क्या काम करने का है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके सामने उनके दो दो अर्थ लिखना है। तो कर सकते हो आप सब लोग, कोशिश करो। आई एम हेयर टू हेल्प यू। चलो, तो जिन बच्चों ने खुद से कर लिया है वो कमेंट में मुझे लिख करके बता सकते हैं, है ना। और जिन्होंने नहीं लिखा है वो मेरी मदद से लिखेंगे। तो उत्तर का एक अर्थ तो होता है उत्तर, दिशा, ठीक है। और दूसरा उत्तर होता है प्रश्न का उत्तर, मतलब जवाब, सवाल का जवाब। ओके। सोना क्रिया के तौर पर है, सोना जब हम रात में सोते हैं। और सोना बहुत ही प्रीशियस मेटल है, तो संज्ञा के तौर पर, है ना। हार, गले में पहनने वाला हार, गले का हार। और हार किसी खेल में, प्रतियोगिता में, लड़ाई में हार, डिफीट, इसे हम इंग्लिश में डिफीट कहेंगे यहाँ पे। और ये हो गया नेकलेस। तो अब तो आप समझ रहे हो ना इसका डिफरेंस। वेरी गुड। तीर का मतलब किनारा भी होता है, नदी का किनारा। और तीर, यहाँ पर तीर भी होता है, वही तीर जिसे हम लोग इंग्लिश में एरो बोलते हैं, है ना। यहाँ पर इस सोने को हम लोग गोल्ड बोलते हैं। ये सोना स्लीप है। यहाँ पर ये डायरेक्शन है। और ये रिप्लाई,
और आंसर, ये है। ठीक है ना। तो हम लोगों ने दो दो अर्थ लिखने का काम भी कर लिया। मैं कहूँगा ना कि आप इसे भी याद कर लो, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं पर्यायवाची के तौर पर, है ना। ये पर्यायवाची शब्द हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो 2 नंबर 4 नंबर का तो आ ही जाएगा। ओके, फिर अगला क्वेश्चन, आप किन्हीं 2 शब्दों के 2 वाक्य बनाइए। अच्छा, किन्हीं 2 शब्द के, तो एक हम लोग ले लेते हैं ना, एक मैंने ले लिया सोना, 7 घंटे सोना ज़रूरी है, एक हो गया। सेकंड, अब यहाँ पर मैं इसे धातु, वो जो सोना गोल्ड होता है ना, उसका सेंटेंस बनाऊंगा। सोना बहुमूल्य है। बन गए ना। ओके, और क्या क्या चीज़ें थी पीछे, एक और शब्द कौन सा ले लूँ, हार या उत्तर, उत्तर ले लेते हैं। ठीक, तो मैंने शब्द लिया उत्तर। पहला, मोहन का घर उत्तर दिशा में है। और दूसरी बात, मैंने 3 सवाल का सही उत्तर दिया। चलो, तो ये दोनों सेंटेंस भी बना लिया हम लोगों ने। अब आगे बढ़ते हैं। याद रखिए कि प्रत्येक भाषा में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, तो वे शब्द प्रसंग बदलने पर अलग अलग अर्थ देते हैं। तो ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, है ना। तो ये तो एक डिफिनीशन हो गई कि अनेकार्थी शब्द हम किसे कहते हैं। प्रत्येक भाषा में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। वे शब्द प्रसंग बदलने पर, मतलब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के सेंटेंस में उसका इस्तेमाल कर रहे हो, उसके हिसाब से वो अलग अलग अर्थ देते हैं। तो ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द। नीचे एक दिए गए शब्दों के 2 पर्यायवाची छांट करके लिखने हैं हमें। वैसे ये डिफिनीशन याद कर लेना अच्छा रहेगा। ठीक है। अंधकार, थोड़ा सा नीचे कर लूँ, मुझे लगता है ग के बाद में भी कुछ क्वेश्चन है क्या। हाँ, यहाँ तक है, तो अब साफ साफ दिखेगा, है ना। तो अंधकार के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे पंकज और तम। पंकज, नहीं, पंकज तो नहीं होता इसका। ओहो, उसमें से 2 शब्द नहीं हैं। 2 शब्द चुने जा सकते हैं, लेकिन अलग अलग जगह से चुनने हैं। ओके, तो एक हो गया तम, और दूसरा तो लिखा ही है अंधेरा।
ओके, ये हो गया शरीर। शरीर के लिए हम लोग बोलते हैं देह और बदन। ओके, आदर करना, रिस्पेक्ट करना, तो इसके लिए एक शब्द होता है मान और दूसरा होता है सम्मान। सम्मान, ये भी कर लिया हम लोगों ने। पृथ्वी, पृथ्वी के लिए एक शब्द होगा धरा और दूसरा शब्द है वसुधा। धरा और वसुधा। आखिर का बचता है कमल। कमल के लिए एक शब्द होता है पंकज और दूसरा होता है जलज। तो कुल मिलाकर के ये चैप्टर तो आपका बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें से 2 से 5 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। 2 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, एक तो पर्यायवाची शब्द लिखना, 1 लिखना, 2 लिखना या 3 लिखना, और दूसरा हो सकता है कि एक ही शब्द के 2 अलग अलग अर्थ वाले, 2 अलग अलग तरह के अर्थ हैं, तो उस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए 2 अलग अलग वाक्य बना करके दिखाना। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, आओ दोहराएं। ओके, नीचे दिए गए वाक्यों के अंत में है अथवा हैं का प्रयोग करना है। तो आप लोगों को स्पष्ट है क्या कि हैं का प्रयोग कब करते हैं और हैं का प्रयोग कब करते हैं? ये करते हैं एक वचन में, है ना, जब नाउन एक वचन में हो। और हैं का प्रयोग कब करते हैं? बहुवचन में, जब एक से ज़्यादा चीज़ें हों, बहुवचन, तब करते हैं। सुरेश पिचकारी भर रहा है, एक ही पिचकारी है। आप कहाँ रहते हैं? तो आप में 2 या 2 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं ना, तो हैं। माता जी खीर बना रही हैं। अब यहाँ पर माता जी विशेष शब्द है ना, तो उनके प्रति आदर जताने के लिए भी हम लोग हैं का प्रयोग करते हैं, है ना। हैं का प्रयोग हम लोग आदर जताने के लिए भी करते हैं। ठीक है, ओके। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों को मोटा किया गया है। तो संज्ञा सर्वनाम को मोटा किया गया है, तो हमें क्या करना है? इन मोटे काले शब्दों का भेद बताना है। ओके, तो बता देते हैं। जैसे यहाँ पे है पुस्तक, तो हर पुस्तक का अपना अलग अलग नाम हो सकता है। तो उस पुस्तक का जो नाम है वो प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन पुस्तक शब्द जातिवाचक कहलाएगी। वह रोज मेहनत करता है, तो वह क्या है? तो ये सर्वनाम है। ठीक है, ओके। एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा शिखर है। तो दुनिया में बहुत सारे शिखर होंगे, तो वो तो हो गया जातिवाचक, लेकिन एवरेस्ट किसी एक शिखर का नाम है, तो इसलिए इसका उत्तर हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट। शायद दरवाजे पर कोई है, देयर इज समवन। तो कौन है? अगर पता होता, उसका नाम पता होता, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता, लेकिन यहाँ पर कोई है तो इसे हम लोग सर्वनाम कहेंगे। हो गया ना, दैट्स ऑल। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 भी हो गए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, आखिर उसमें क्या करना है, हाउ टू सॉल्व इट। 6, नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों पर घेरा लगाना है। वी हैव टू सर्किल द एडजेक्टिव्स। ओके, तो विशेषण क्या होता है? जो तारीफ करने वाला शब्द होता है, डिस्क्राइब करने वाला शब्द होता है, दैट इज़ नोन एज
विशेषण, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। याद आ गया ना? ओके। तो कविता ने मधुर गीत सुनाया। कैसा गीत सुनाया? मधुर। बच्चों ने 2-2 केले खाए। कितने कितने केले खाए? 2-2। ठीक है ना? थोड़ी खीर बची है। कितनी खीर बची है? थोड़ी सी, है ना? तो ये हो गया हमारा विशेषण। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाने हैं, पंक्चुएशन मार्क्स। ओके, तो आपको याद है ना कि क्या क्या होते हैं विराम चिन्ह? मैं याद दिला दूं क्या? अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा था हम लोगों ने पूर्ण विराम, कॉमा, उद्धरण और क्या, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लामेशन मार्क। तुम क्या पढ़ रहे हो? दिस इज ए क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन मार्क। राम, अब तुम पढ़ो। यहाँ कॉमा लगा दिया, यहाँ फुल स्टॉप। माँ ने कहा बिटिया मिठाई खा लो। तो माँ ने कहा, यहाँ पे कॉमा और ये एक उद्धरण है, तो ये ऐसे लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। गुड। आसान लग रहे हैं ना क्वेश्चन? भारी तो नहीं है? या मेरा पढ़ाने का तरीका तुम्हें भारी तो नहीं लग रहा? नहीं लगना चाहिए। मैं तो बस बच्चों से दोस्तों की तरह से बात करता हूँ, है ना? आओ लिखें, ये एक एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है, तो इसमें ज़्यादा मेहनत आपको खुद से करनी है। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ, समझा देता हूँ। नीचे एक कहानी दी गई है जो अधूरी है, तो अधूरी कहानी को पूरा करना है। यू हैव टू कंप्लीट द स्टोरी। कहानी को पूरा करते समय ये ध्यान रखिए कि कहानी का मूल भाव पाठ दोहे में से किसी एक दोहे के भाव से मिलता जुलता हो। 4 मित्र थे, रोहित, अमित, हरि और आकाश। वे चारों 6ठी कक्षा में पढ़ते थे। एक दिन की बात है कि चारों मित्र शिमला घूमने गए। वे बर्फ भरे पहाड़ों पर चढ़ाई कर रहे थे कि अचानक, ओहो, तो दोस्ती से रिलेटेड, सच्चे साथी से रिलेटेड उसमें जो एक दोहा है, आपको याद है? अरे याद रखना चाहिए भाई, मैं अभी बता देता हूँ। तो एक्चुअली में ये उसी से लिया गया है। तो ये जो दोहा है ना, यहाँ पे ये दोहा, कही रहीम संपत्ति सगै, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, सोही सांचे मीत। तो ये दोहा इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसमें दोस्तों की कहानी है और यहाँ पर ये बताया गया है कि जब हम तकलीफ़ में होते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं, और उस समय जो दोस्त हमारी मदद करने को तैयार होता है, एक्चुअली में वही हमारा असली दोस्त है ना? तो यहाँ पर क्या हो गया, तो ये जो क्वेश्चन है, कहानी पूरा करने वाला क्वेश्चन, ये चूँकि दोस्ती की पहचान की कहानी है, इसलिए ये इस दोहे को इस्तेमाल करता हुआ बनेगा कि कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बनत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, सोही सांचे मीत, है ना? कि दुख में साथ देने वाला ही असली दोस्त होता है।
तो मैंने आइडिया दे दिया है। नाउ यू हैव टू डेवलप ए स्टोरी एंड राइट इट। अब मैं लिखने को तो लिख दूंगा, लेकिन उसके लिए ये लेक्चर जो है, ये वीडियो लगभग आधे घंटे 15 से 20 मिनट तो बड़ा हो ही जाएगा। मैं देखूंगा बाद में मौका मिलता है तो, ठीक है ना। तो राइट स्टोरी, तो आपको स्टोरी लिखनी है, ठीक है ना। तो आखिर में चलते चलते एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। आप सबको इसे लाइक करना चाहिए, है ना। क्या है चैनल? न्यू एज कोचिंग। तो इसे जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपके लिए काफ़ी सारे वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। आपके चैप्टर्स भी, सॉल्यूशंस भी, और भी बहुत सारी चीज़ें। सो हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।